नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मेरे मन की बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सुंदरियाल। मित्रों, परसों से यानी 1 जून से, जिस दिन से वो एग्ज़िट पोल आए हैं आम चुनाव के बाद, तब से काफ़ी हंगामा मचा हुआ है सारे मीडिया चैनल्स पे, मीडिया में, सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया में काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। मैंने पहले भी पिछले वीडियो में अपने कहा था कि मैं भी एग्री नहीं करता एग्ज़िट पोल से, क्योंकि मेरे हिसाब से उनका जो सैंपल साइज़ है बहुत छोटा होता है। अगर 2 करोड़ के शहर में 2000 लोगों से पूछ भी लिया तो भी कितने परसेंट होता है? वो 1% भी नहीं होता है। तो इसलिए ये वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता वो जो सैंपल साइज़ है, इसलिए अनुमान कई बार गलत भी हो जाते हैं। दूसरा मेरा ऑब्जेक्शन ये था कि ये सारा एग्ज़िट पोल का खेल केवल और केवल टीवी चैनल्स की टीआरपी के लिए होता है, उसके अलावा इसका कोई पर्पज़ जो है नहीं होता। तो इसलिए जब 31 तारीख को ही, यानी कि एग्ज़िट पोल के एक दिन पहले, जिस दिन लास्ट फेज़ था, 7th फेज़ उस चुनाव का, उससे एक दिन पहले जब कांग्रेस ने कहा कि हम इसकी डिबेट्स में नहीं जाएंगे, तो मैंने भी उसका स्वागत किया था, उसका समर्थन किया था। तो जिस दिन लास्ट डे ऑफ पोलिंग थी, उसी दिन जो है वो खड़गे साहब के, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, उनके घर पे इंडी गठबंधन वालों की मीटिंग हुई। मीटिंग में जो है वो कई चीज़ें चर्चा हुई होंगी। उसके बाद ये कहा गया कि शाम को 5 बजे ये कहा गया कि हम लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे डिबेट्स में। क्यों करेंगे, इसका रीज़न जो है उन्होंने बताया कि हम नहीं चाहते कि एक तरफा जो है वो जाए, परसेप्शन जाए। चलो ठीक है। तो उस दिन जो है उस मीटिंग के बारे में कुछ बातें जो वैसे भी अक्सर यहाँ दिल्ली में जो चर्चाओं में रहती हैं, वो ये, उसमें से एक तो ये था कि भाई राहुल गांधी ने अपने एडवाइज़र्स को कहा, जब सब ने, सारे लीडर्स ने बताया कि हालत पतली है, तो राहुल गांधी ने जो है वो कहा अपने एडवाइज़र्स को कि तुमने मुझे फंसवा दिया। तो ये सारा वो रहा, डिस्कशन इस बात पे रहा होगा। खैर, अब उसके बाद जो इनके कार्यकलाप हैं, उससे मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये क्या, एक ऐसी पुरानी, जो अपने आप को भारत की सबसे पुरानी पार्टी कहती है, 1885 से कहते हैं वजूद में है, वो पार्टी इस तरह का बिहेवियर करे, तो वो बड़ा अजीब लगा। इसके जो अघोषित जो नेता हैं इंडी गठबंधन के भी, कांग्रेस के भी, राहुल गांधी, उन्होंने जो है मीडिया पर्सन्स को जो है वो जर्नलिस्ट को एक छोटा सा रिएक्शन दिया। तो आप देखिए कि वो उसमें क्या कह रहे हैं वीडियो में। पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। सर, कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। दो बातें आपने सुनी होंगी। एक तो ये कि वो सारे एग्जिट पोल वाली जो एक्सरसाइज थी, उसको उन्होंने कहा कि मोदी मीडिया पोल है। चलो, ये तो राजनीतिक वक्तव्य है, चलता है। लेकिन उसी वक्तव्य का दूसरा हिस्सा आपने सुना होगा, जब लोगों ने उनसे पूछा, जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपकी कितनी सीटें आने वाली हैं, तो उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के गीत का जिक्र किया, 295 सीटें हमारी आएंगी। उस गीत का टाइटल भी 295 था। ये 295 में कैसे आए ये नहीं बताया, लेकिन 295 जो है वो आईपीसी की सेक्शन 295 जो है वो ईश निंदा पर है। क्या इसका आपस में कोई कनेक्शन है क्या? पता नहीं। खैर, तो ये रहा। अब जो कांग्रेस का जो अभी जो लग रहा है, जो उनका गेम प्लान है, वो ये लग रहा है कि भाई एक तो ईवीएम पर शोर मचाएंगे। पहले भी कहते रहे हैं, हर इलेक्शन के बाद ये यही कहते हैं, इस बार भी शोर मचाएंगे। अब शायद इस बार कुछ ज़्यादा, क्योंकि डेस्परेशन ज़्यादा है, तो इसलिए शायद ज़्यादा मचाएंगे, शोर मचाएंगे ईवीएम का। बस एक बात बताना चाहूँगा ईवीएम के बारे में। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ईवीएम जो है वो हैक नहीं हो सकती, क्योंकि इतने सारे लाखों लोग उससे जुड़े होते हैं, सब के सब किसी एक दल के षड्यंत्र में शामिल नहीं हो सकते। दूसरा, जो 1982 में ईवीएम पहली बार भारत में चुनाव में इस्तेमाल हुआ, केरल के परावूर के बाई इलेक्शन में,
तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी 1982 में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वैध नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में सिर्फ बैलेट का मेंशन है। तो फिर जो है वो पीपल्स जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 51 का, उसको अमेंड किया गया 1989 में। 1989 में 22 मई को किया गया। तब प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। आज उन्हीं की पार्टी जो है वो शोर मचा रही है ईवीएम के ऊपर। तो एक तो ये ईवीएम पे शोर मचाएंगे, दूसरा ये काउंटिंग प्रोसेस पर हल्ला मचाएंगे। काउंटिंग प्रोसेस का वैसे तो जो पूरी चुनाव की जो हमारी प्रणाली है, जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसेस है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हैंडबुक्स निकाली हुई हैं। हैंडबुक फॉर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर, हैंडबुक फॉर काउंटिंग ऑफिसर, हैंडबुक फॉर काउंटिंग एजेंट्स, पोलिंग एजेंट्स, यहाँ तक कि हैंडबुक फॉर कैंडिडेट्स भी है। और ये इजीली अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में है, किताब की शक्ल में भी है, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर भी अवेलेबल है। उसके हिसाब से अगर देखें जो उसमें स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कोई इसमें गड़बड़ हो भी सकती है, क्योंकि हर स्टेज पे न सिर्फ कैंडिडेट इन्वॉल्व रहेगा बल्कि उसके पोलिंग एजेंट्स रहेंगे। सील कब लगेगी, कैसे लगेगी, उस पर साइन रहेंगे। सील खुलेगी तो साइन होंगे, स्ट्रांग रूम में जाएगा, सील होंगी तब साइन होंगे। हर स्टेज पे तो साइन होने हैं। फॉर्म 17C में जिसमें आपको पोलिंग एजेंट्स को ये बताया जाता है कि इस ईवीएम में इस बूथ पर इतने वोट रजिस्टर हुए, उसमें भी उनके साइन होते हैं। तो पहले से ही इंफॉर्मेशन होती है कि कितने वोट किस मशीन में हैं। तो फिर कहाँ काउंटिंग में कहाँ गड़बड़ हो सकती है? जब ऑब्जेक्शन उन्होंने रेज की तो आज ईसीआई की जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव, उन्होंने बता दिया कि नहीं जी, ये तो जो कुछ आप कह रहे हैं तो ऑलरेडी हमारे उसमें है, प्रोसेस में है। इन्होंने कहा जी पहले बैलेट पेपर काउंट होंगे, बिल्कुल वही प्रोसेस है। बैलेट पेपर का डिक्लेयर करेंगे, बिल्कुल जी वो हमेशा ही होता है। बैलेट पेपर जब काउंट होते हैं तो सबसे पहले उन्हीं का डिक्लेरेशन आता है। फिर इन्होंने कहा जी हर स्टेज पे हर राउंड के जो हैं आप जो है वो डिक्लेयर करेंगे कितने कैंडिडेट्स को, किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले। वो बोले ये भी हमारे प्रोसेस में हर साल यही होता है, हर बार हर चुनाव में यही होता है। तो डिस्क्रिपेंसी तो कोई है नहीं। तो या तो दो मतलब हैं इसके, या तो ये हैंडबुक्स जो हैं कांग्रेस वालों ने पढ़ी ही नहीं है, या सिर्फ परसेप्शन बनाने के लिए सिर्फ ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं। तो ये दूसरा उसका वो हो गया। अब करेगी क्या कांग्रेस? एक तो बताया कि डिले कर देगी रिजल्ट्स को हर स्टेज पे। जैसे ही वो लाई जाएगी, मशीन लाई जाएगी, ऑब्जेक्शन रेज करना शुरू हो जाएंगे। हर स्टेज पे फ्रिवलस जो है वो ऑब्जेक्शंस रेज करेंगे। हर बार रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएगा। हो सकता है हर बार ये कोर्ट भी दौड़ें कि जी इसमें ये हो रहा है, उसमें वो हो रहा है। तो एक तो डिले होगा, दूसरा बहुत सारे जो हैं वो कोर्ट केसेस जो हैं फाइल होंगे सुप्रीम कोर्ट में। तीसरा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिस्क्रेडिट किया जाएगा, और यदि उसके विरुद्ध जब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से इनको मनचाहा ऑर्डर नहीं मिलेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भी डिस्क्रेडिट करेंगे, उसकी भी बदनामी करेंगे। और इस सारे स्टेप्स के दौरान इसके द्वारा ये लोगों को, अपने समर्थकों को जो है उकसाएंगे अराजकता के लिए। नतीजा तो वही होना है। जब आप इलेक्शन प्रोसेस को ही डिस्क्रेडिट कर देंगे, जब आप इलेक्शन कमीशन को ही डिस्क्रेडिट करेंगे, जब आप सुप्रीम कोर्ट को भी डिस्क्रेडिट कर देंगे, तो अल्टीमेटली आप बार बार क्या कह रहे हैं अपने समर्थकों को? ट्वीट्स देखिए ना इनके। अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए कि हम शांति से नहीं बैठेंगे, उसके समर्थकों के ट्वीट देखिए, कांग्रेस के समर्थकों के ट्वीट्स देखिए। तो तैयारी पूरी है कि उकसाना है अराजकता के लिए। चौथा या बल्कि पांचवां स्टेप कहूँ तो इनके जो विदेशी सहयोगी हैं वो विदेश में भारत की बदनामी करेंगे, भारत को जो है बनाना रिपब्लिक जो है वो घोषित करेंगे। ये भी उनके स्टेप्स में ही है। इससे होगा क्या? देखिए अराजकता तो फैलेगी ही, ठीक है ना, बदनामी देश की होगी, और इस सब का असर पड़ेगा
न सिर्फ भारत की जो इंटरनेशनल फोरम्स पे स्टैंडिंग है उसको फ़र्क पड़ेगा, बल्कि जो भारत में आने वाला इन्वेस्टमेंट है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। मतलब और तो और हमारी इकोनॉमिक तक इफेक्टेड रहेगी उससे। अब ये सारे चीज़ें कर रहा है कांग्रेस जो है और विपक्ष कर रहा है, इससे हासिल क्या होना है इन चीज़ों के अलावा? कुछ नहीं। पूरी दुनिया को, हर भारतवासी को मालूम है कि इलेक्शन प्रोसेस जो है वो बिना किसी उसके भेदभाव के संपन्न हुआ है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। अगर गड़बड़ होती तो कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट ना होती, बंगाल में ममता की गवर्नमेंट ना होती, तमिलनाडु में डीएमके की गवर्नमेंट ना होती, हिमाचल में कांग्रेस की गवर्नमेंट ना होती। इससे पहले भी इनकी गवर्नमेंट चुनी जाती रही है, 2014 के बाद भी चुनी जाती रही हैं। तो फिर क्या हासिल है? कुछ नहीं है। आपने अपने गली मोहल्ले में, अपने घर में आसपास देखा होगा ना, कुछ बच्चे होते हैं जो खेल में जब हारने लगते हैं तो वो रोने लग जाते हैं। इंग्लिश में कहें तो सोर लूजर्स होते हैं, और हिंदी में ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? रोंदू बच्चा। तो आज कांग्रेस रोंदू बच्चा है, और कांग्रेस के सहयोगी दल भी रोंदू बच्चा ही साबित हो रहे हैं। तो आज का सिनेरियो तो ये है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।